वेलकम बैक गाइस। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेज़रमेंट। और लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो जैसे ये मेरी कोई मशीन है, ठीक है, और मशीन जो है उस मशीन के आउटपुट से मैंने उसमें मशीन में एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। तो जो मशीन का स्पीड है, मान लो वो 3000 RPM है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू वैल्यू है, ठीक। फिर इस ट्रू वैल्यू को इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ने मेजर किया और मेज़र करके बताया कि 2998 RPM से ये रोटेट कर रही है। तो एक्चुअल वैल्यू थी 3000 RPM और इसमें 2998 RPM दिखाया, यानी कि 2 RPM का एरर है, राइट। तो एरर होता क्या है, जो मेरी मेजर्ड वैल्यू है उसमें से ट्रू वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी एरर को हम एब्सोल्यूट एरर या फिर स्टैटिक एरर भी बोल देते हैं, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो इफ़ द मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन द ट्रू वैल्यू, तो हमारा जो एरर है वो पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से छोटा है तो हमारा एरर निगेटिव होगा। ओके, फिर आता है परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, ठीक है। स्टैटिक एरर सिर्फ मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है, और रिलेटिव स्टैटिक एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको इस हिसाब से सॉल्व करेंगे ऊपर वाले का, तो हमको 0.-0.067% का रिलेटिव स्टैटिक एरर या फिर इसी को लिमिटिंग एरर बोल देते हैं। एक्यूरेसी हम कैसे फाइंड करेंगे, 100 में से परसेंट रिलेटिव स्टैटिक एरर को माइनस कर देंगे तो हमें इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी पता चल जाएगी। कुछ नोट्स हैं। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, ठीक है। मेजरेंट क्या होता है, जिस क्वांटिटी को हम मेज़र करने वाले हैं, ठीक है, वो हमारा मेजरेंड है। जैसे प्रीवियस केस में हम RPM को मेज़र करने वाले थे, तो रोटेशन जो है उस इंस्ट्रूमेंट की, उस मशीन की, वो मेरा मेजरेंड हो गया। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द मेजरेंड। और जिस भी डिवाइस से हम उस मेजरेंड को मेज़र करेंगे वो मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। तो RPM यानी रोटेशन को कौन मेज़र करता है, टैकोमीटर, ठीक है। तो टैकोमीटर मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया जो रोटेशन मेजरेंड को मेज़र करेगा। एरर क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इसी को हम एब्सोल्यूट एरर या स्टैटिक एरर भी बोल देते हैं। और रिलेटिव स्टैटिक एरर या इसी को हम परसेंट लिमिटिंग एरर भी कहते हैं। ये क्या होता है, इट इज़ द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इट डिटरमाइंस द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और ये हमेशा दिया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू वेरिएबल, ठीक है। एक और चीज़ है कि जो हाफ स्केल एरर होता है वो फुल स्केल एरर से ज़्यादा होता है। ये एक नोट पॉइंट ये भी है। एक्यूरेसी क्या है, इट इज़ द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू वेरिएबल। और एक्यूरेसी हम कैसे पता करते हैं, तो एक्यूरेसी इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंट लिमिटिंग एरर या परसेंट रिलेटिव स्टैटिक एरर। ओके, फिर हम देखते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स मेरे 3 टाइप के हो जाते हैं, जिसमें पहला है डिपेंडिंग अपॉन प्रिंसिपल यूज्ड, डिपेंडिंग अपॉन क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, और डिपेंडिंग अपॉन द रिप्रेजेंटेशन। तो प्रिंसिपल में जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल को यूज़ करके मेजर कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा, और थर्मल हीटिंग हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन क्वांटिटी टू बी मेजर्ड में किस क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, जैसे वोल्टेज को मेज़र करना है तो वोल्ट मीटर, करंट को मेज़र करना है तो एमीटर, पावर को करना है तो वॉट मीटर, फ्रीक्वेंसी को करना है तो फ्रीक्वेंसी मीटर, ठीक है। पावर फैक्टर को करना है तो पावर फैक्टर मीटर, रिएक्टिव पावर को करना है तो क्यू मीटर, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन रिप्रेजेंटेशन, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको एक एक करके समझते हैं। जो इंडिकेटिंग या डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो है मेरा PMMC, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडाइनेमोमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, और
एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ये भी होता है, ठीक है। फिर आता है मेरा रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये है XY रिकॉर्डर, मैग्नेटिक टेप और पोटेंशियोमेट्रिक। इंटीग्रेटिंग टाइप होता है मेरा एनर्जी मीटर, और जो नल डिटेक्टर होता है वो होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं और वो नल डिटेक्शन में यूज़ होता है। तो हम अब देखते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो देर आर बेसिकली 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स इन इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, और एक होता है डैम्पिंग टॉर्क, टी डैम। तो कंट्रोलिंग टॉर्क जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। मोस्टली प्रेफर हम करते हैं स्प्रिंग कंट्रोल को, ठीक है। ग्रेविटी कंट्रोल हम वहाँ प्रेफर करेंगे जहाँ वॉल माउंटेड या पैनल बोर्ड टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ठीक है। जो हमारा स्प्रिंग होता है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज से बना होता है, विच इज़ लेस अफेक्टेड बाई टेम्परेचर एंड एजिंग इफेक्ट। तो टेम्परेचर और एजिंग इफेक्ट का असर जो है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज पे कम होता है, ठीक है। तो अब जो मेरा कंट्रोलिंग वो एक पेज ऊपर नीचे हो गया है, तो पहले ये पेज यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखना था। तो इट इज़ द टॉर्क यूज टू डिफ्लेक्ट द पॉइंटर, ठीक है। ये वो टॉर्क है जिससे हम पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करते हैं जीरो इनिशियल पोजीशन से, ठीक है। ड्यू टू continuous current flowing, a continuous torque is delivered on the moving system and the pointer will reach to its full scale deflection। तो क्या होता है कि जब अब हम अपने निडल को करंट देंगे, ठीक है, तो एक टॉर्क लगेगा और वो इसको मूव कराएगा। लेकिन क्या होगा कि जब ये मूव कराएगा तो ये सीधे अपने फुल स्केल डिफ्लेक्शन को टच कर जाएगा मूव करते करते, जो कि अनडिजायरेबल है, ठीक है। इसी को हमको कंट्रोल करने के लिए कि ये सीधे यहाँ से यहाँ न जाके सिर्फ वहीं तक जाए जहाँ पे इसकी एक्चुअल वैल्यू लाई कर रही है उस करंट की, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है कि ये इसके दो पर्पस होते हैं। ये एक, इट ब्रिंग्स द पॉइंटर बैक टू स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। तो ये पॉइंटर को स्टेडी स्टेट कंडीशन में लाता है, और अगर इनपुट एब्सेंट हो जाए पॉइंटर रीच करेगा जीरो इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है। और फिर ये तो देख ही लिए स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल वगैरह, ठीक है। तो जो मेरा स्प्रिंग कंट्रोल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, और जो मेरा ग्रेविटी कंट्रोल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, ठीक है। अब देखो जो मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो मेरे करंट के प्रोपोर्शनल था, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो टी डी इज इक्वल टू जी आई मिलता है। और जो मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क है वो थीटा के प्रोपोर्शनल था, और या फिर टी सी इज इक्वल टू के सी थीटा। तो के सी क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है न्यूटन मीटर पर डिग्री या न्यूटन मीटर पर रेडियन, ओके। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एट स्टैंड स्टिल कंडीशन जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होता है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क मेरा थीटा के बराबर था, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो मेरा करंट के बराबर था। यानी कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इट ऑल्सो मीन्स आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि थीटा क्या है, एंगल है। जो भी मेरा मेजर करेगा ये कुछ एंगल बनाएगा, यहाँ पे जाएगा तो कुछ एंगल बनेगा। तो थीटा मेरा आउटपुट है, और थीटा कितना एंगल बनाएगा वो डिपेंड करेगा करंट पे, जो कि मेरा इनपुट है, ठीक है। अब हम देखते हैं डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है। तो डैम्पिंग टॉर्क इज यूज्ड टू स्टॉप द अनडिजायरेबल ऑसिलेशन ऑफ द पॉइंटर टू द स्टेडी स्टेट कंडीशन, ताकि पॉइंटर जो है मेरा स्टेबल पोजीशन पे आए और एक जगह पे वो ऑसिलेट ना करे। एक नोट पॉइंट ये है कि अगर स्प्रिंग टूट जाती है मेज़र करते हुए ही, तो क्या होता है कि पीएमएमसी जो है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, उसका पॉइंटर जीरो इनिशियल पोजीशन पे चला जाएगा, क्योंकि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में करंट जो होता है वो स्प्रिंग के ही थ्रू होके जाता है। तो जब स्प्रिंग टूट जाएगी तो अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी खत्म हो गया और पॉइंटर जीरो पोजीशन पे चला जाएगा। लेकिन अदर देन दैट किसी और इंस्ट्रूमेंट की बात करें और उसमें मेजरमेंट के समय अगर स्प्रिंग टूट जाएगा
तो पॉइंटर जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन को टच करेगा। एक और नोट पॉइंट ये है कि आइडियली डैम्पिंग टॉर्क शुड बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ मूविंग सिस्टम बट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग करंट। तो जो डैम्पिंग टॉर्क होता है वो ऑपरेटिंग करंट से इंडिपेंडेंट होता है और सिर्फ मूविंग सिस्टम के वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, डैम्पिंग करने के तरीके क्या क्या हैं? एक होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, जो कि हम यूज़ करते हैं मूविंग आयरन में, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में और इंडक्शन में। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग हम करते हैं पैनल बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में, वॉल माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर्स में। ये इंपॉर्टेंट है। एडी करंट डैम्पिंग यूज़ होती है मूविंग कॉयल में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यूज़ होती है गैल्वेनोमीटर और फ्लक्स मीटर में। तो ये सारे डैम्पिंग टेक्निक्स की इफ़ेक्टिवनेस का ऑर्डर क्या है? सबसे पहले हम एडी को प्रेफर करेंगे, फिर फ्लूइड को करेंगे और एयर को लास्ट में। ये आइडियली है, लेकिन प्रैक्टिकली हम पहले एडी को प्रेफर करते हैं, फिर एयर को करते हैं और फ्लूइड को लास्ट में करते हैं। ओके। अब देखो क्या है, जो डीसी होता है ना वो एवरेज वैल्यू उसमें होता है, और करंट में जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के प्रोपोर्शनल है तो वो इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ डीसी पे वर्क करे, और अगर मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना वो अगर आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो वो एसी और डीसी दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, तो पीएमएमसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीसी पे काम करता है और एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, और जो इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सिर्फ एसी के लिए काम करते हैं और आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं। बाकी जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एसी और डीसी दोनों पे काम करेंगे और आरएमएस वैल्यू को मेजर करेंगे। So there is only one instrument which works for DC only, that is PMMC. Only one instrument which works for AC only, called induction instruments. Remaining all the instruments work for both AC and DC. PMMC measures average values, PMMC सिर्फ average value measure करेगा, और बाकी जितने अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो RMS वैल्यू को मेजर करेंगे। अब देखते हैं हम डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, जीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑल इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सेकेंड ऑर्डर मतलब जिसमें नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स दो हों, एल और सी। ठीक है, तो अगर मेरा जीटा 0 के बराबर है इसका मतलब कि ये अनडैम्प्ड है, और मेरी जो वैल्यू रहेगी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में वो ऑसिलेटरी रहेगी और ये अनडिज़ायरेबल है। ठीक है, अगर हम जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर दें तो मेरा इंस्ट्रूमेंट ओवर डैम्प्ड हो जाएगा। ओवर डैम्प होने में ऑसिलेशंस तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन बहुत धीमे धीमे ये स्टेडी स्टेट को टच करेगा। तो टाइम ऑफ रिस्पॉन्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, ये स्लो है और लिथार्जिक है। ऑसिलेशन हालांकि नहीं है बट ये भी अनडिज़ायरेबल है। ठीक है, अगर जीटा की वैल्यू 1 है तो हम उसको कहेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड। इसमें देखो तुरंत अपने स्टेडी स्टेट वैल्यू को ये टच कर चुका है। और जीटा की वैल्यू अगर 1 से कम है तो उसे अंडर डैम्प्ड कहेंगे। प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू होती है 0.6 से 0.8। So ideally second order instruments are critically damped but practically they are under damped। ठीक है, तो जो सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यानी कि जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें होना तो चाहिए क्रिटिकली डैम्प्ड, लेकिन प्रैक्टिकली वो होते हैं अंडर डैम्प्ड, दैट इज 0.6 से 0.8 उनकी जीटा की वैल्यू होती है। अब लेट्स सी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल से बनता है। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें हाई इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। ये एलनिको या एल्कोमैक्स से बनता है। यू शेप या कॉन्केव शेप का होता है। इसमें एक कॉपर कॉयल होती है जो कि करंट को कैरी करती है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये कॉपर कॉयल हमारा एक एल्युमिनियम डिस्क या फॉर्मर पे रखा होता है। ये एल्युमिनियम डिस्क जो है वो एक बेस का काम करता है कॉपर कॉयल के लिए। एल्युमिनियम कंडक्टिंग होता है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी होता है, और जो एडी करंट होगी वो एल्युमिनियम डिस्क में ही होगी। फिर आता है ज्यूल बेयरिंग्स। इसको हम यूज़ करते हैं टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑपरेशंस, मेड अप ऑफ सिंथेटिक रेजिन और सफायर मटेरियल। ओके, ठीक है, अंदर देखो ये वाला जो पोर्शन है ये कॉपर कॉयल है और ये बाहर एल्युमिनियम डिस्क है।
ठीक है, स्प्रिंग से करंट जाती है तो यही स्प्रिंग टूटती है तो मेरा जो डिफ्लेक्शन है वो 0 पे चला जाता है। ठीक है, तो जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो हम देते हैं टी डी इज इक्वल टू बीना, BINA, बीना। ठीक है, तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो मेरे करंट के प्रोपोर्शनल है, और अगर करंट के प्रोपोर्शनल होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ डीसी पे काम करेगा, हमने पीछे ही देखा। इसका मतलब ये भी हुआ कि वो एवरेज वैल्यू मेजर करेगा। स्प्रिंग कंट्रोल देखते हैं तो टी सी इज इक्वल टू टी डी तो मेरा बीना है, और टी सी हमने देखा था स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होता है, के सी थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू बैन अपॉन के सी आई, और बैन अपॉन के सी जो है BAN, I'm सॉरी ऐसे मैं फास्टली बोल दे रहा हूँ, बैन नहीं पढ़ना चाहिए, BAN ही बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये के सी तो कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि थीटा मेरा करंट के ही प्रोपोर्शनल है, यानी आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट, यानी कि जो मेरा ग्राफ बनेगा आउटपुट और इनपुट का वो लीनियर या यूनिफॉर्म बनेगा। तो एडवांटेज क्या है, आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट है तो लीनियर स्केल मिलता है, हाई टॉर्क टू वेट रेशियो मिलता है। हाई टॉर्क टू वेट रेशियो के मिलने से सेंसिटिविटी हाई हो जाती है। ठीक है, तो टी डी अपॉन टॉर्क अपॉन वेट का रेशियो हाई है तो सेंसिटिविटी हाई मिलती है। तो जो टॉर्क टू वेट रेशियो है वो डिसाइड करता है सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का जो सेंसिटिविटी होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स का वो हाई होता है। कितना होता है, 20 किलो ओम पर वोल्ट से लेके 40 किलो ओम पर वोल्ट तक। ठीक है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स कंज्यूम द पावर ओनली एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट पावर को कंज्यूम करते हैं जब वो मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी को, सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम। ठीक है, इस वजह से जो टेम्परेचर राइज होता है वो कम होता है, क्योंकि सिर्फ मेज़र करते समय ही पावर कंज्यूम कर रहा है। तो अब मेज़र तो हर समय करेगा नहीं, तो पावर कंज्यूम कम होगा, तो इसका मतलब टेम्परेचर राइज भी कम होगा, और अगर टेम्परेचर राइज कम होगा तो हमारा टेम्परेचर एरर भी कम होगा। तो 60 माइक्रोवाट से 600 माइक्रोवाट तक ही जो भी पावर कंज्यूम करता है ऐसा होता है। ठीक है, टू मिनिमाइज द एरर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से अगर कोई एरर हो रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस होता है वो किस लिए होता है, टेम्परेचर वेरिएशन के वजह से एरर को कम करने के लिए होता है, और स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस मैग्नीज या फिर कॉपर के बने होते हैं। फ्रीक्वेंसी एरर जो है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि पीएमएमसी तो डीसी पे काम करता है, तो फ्रीक्वेंसी एरर भी हमारा ज़ीरो हो गया। हिस्टेरिसिस एरर कम होता है। ठीक है, ओके, द एरर ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर। तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर क्यों कम होता है, क्योंकि इसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई होता है। ठीक है, और इसका जो फ्रिक्शनल एरर होता है वो भी लेस होता है। ठीक है, अब कैसे फ्रिक्शनल एरर कम हो रहा है, हमको याद है कि टॉर्क टू वेट रेशियो हाई था, तो टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होने का मतलब मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू हाई होनी चाहिए और वेट कम होना चाहिए, और अगर मेरा वेट कम है तो मेरा फ्रिक्शनल एरर भी कम होगा, और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो हाईएस्ट होती है। Okay, so there are some disadvantages of PMMC also, and those are PMMC instrument cannot work for AC, सिर्फ DC पे वर्क करता है, महंगा होता है, और मैकेनिकली वीक होता है, डेलिकेट होता है। ठीक है, एप्लीकेशंस देखते हैं। ड्यू टू इट्स सेल्फ शील्डिंग प्रॉपर्टी इट इज़ यूज्ड इन एरोस्पेस एंड एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, ये वोल्टमीटर और एमीटर की तरह यूज़ होता है, ये रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होता है, थर्मोकपल में यूज़ होता है, और ओम मीटर में यूज़ होता है। सर्किट सिंबल क्या है, एक कॉइल रेजिस्टेंस या मीटर रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो IMRM, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बस देख लेते हैं। तो जो एमीटर और वोल्टमीटर की तरह तो हम पीएमएमसी को यूज़ कर लेते हैं। तो जो एमीटर
में जब उसको हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को एमीटर की तरह यूज़ करते हैं, या फिर इन जनरल भी अगर एमीटर वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टी देखें, तो आइडियली एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो होना चाहिए ज़ीरो, और वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो होना चाहिए इनफाइनाइट। लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत कम, जितना कम रख सकें उतना कम रखना की कोशिश करते हैं, और इन्फिनिटी वोल्टेज भी नहीं हो सकती, तो प्रैक्टिकली हम वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस को एज हाई एज पॉसिबल रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि देखो अगर हम अपने एमीटर को लोड के पैरेलल लगा दें और वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दें लोड के, तो क्या होगा, एमीटर मेरा बर्न हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो करंट है वो यहाँ से सीधे सीधे इसमें जाएगी, इधर तो जाएगी नहीं, क्योंकि इसका तो रेजिस्टेंस जो है बहुत हाई है, और पूरी की पूरी करंट इस एमीटर में जाएगी और एमीटर मेरा बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अगला मेरा ऑप्शन क्या है कि हम एमीटर को सामने लगा दें पैरेलल में और वोल्टमीटर को इधर कर दें इंटर, तो ये वर्क तो करेगा, ठीक है, लेकिन ये भी डिजायरेबल नहीं है। तो राइट कनेक्शन क्या है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाओ और एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाओ, लाइक दिस। ओके, अब हम देखते हैं कि हम अपने मीटर्स को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, उनकी रेंज को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एमीटर में हम क्या करते हैं कि ये मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा रेंज जो है इंस्ट्रूमेंट का वो बढ़ जाता है। तो देखो क्या होता है कि यहाँ से हमने कुछ टोटल करंट आ रही है, ठीक है। अब क्या है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ करंट चली गई और कुछ करंट जो है वो शंट की तरफ डाइवर्ट हो गई, शंट रेजिस्टेंस की तरफ डाइवर्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो Vm है इज इक्वल टू IM/RM है। ठीक है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो यहाँ पे भी होगा जिसको हम V शंट कह देते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये देखते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और शंट का जो कनेक्शन हम यहाँ पे करवा रहे हैं, इसके वजह से ये, क्योंकि कॉपर का है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और जो मेरा शंट है वो मैंगनीन का है, तो यहाँ पे क्या है कि एक ग्रेडियंट बन रहा है। ठीक है, अलग अलग मेटल्स को हम यूज़ कर रहे हैं, इसके वजह से यहाँ पे एक थर्मल ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, और इसी प्रिंसिपल को थर्मोकपल में भी आगे यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब देखते हैं। अच्छा, ये नीचे करंट कितनी जाएगी, टोटल में से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जाने वाली करंट को अगर हम माइनस कर देंगे तो यही मेरा शंट में जाने वाली करंट हो जाएगी। ठीक है, अब Vm इज इक्वल टू वी शंट तो होगा ही क्योंकि पैरेलल में है, राइट। अब इसको हम डेरिवेशन में नहीं जाते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो जो मेरी टोटल करंट आ रही है आई एक्सटीरियर और जो मेरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की करंट है, उन दोनों को डिवाइड करने पे हमें एक m मिलता है जो होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, और जो हम पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए RM/m-1। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, और m की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत कम होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ शंट देखते हैं क्या है। शंट रेजिस्टेंस शुड नॉट वेरी विथ टेम्परेचर और टाइम। तो जो मेरा शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू टेम्परेचर और समय के साथ नहीं बदलनी चाहिए, यानी कि उसको होना चाहिए टाइम इनवेरिएंट, इम्पॉर्टेंट है आता है। ठीक है, शंट मस्ट हैव लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। शंट मस्ट प्रोड्यूस लेसर थर्मल ईएमएफ, therefore in all DC instrument shunt is prepared by manganese, whereas in all AC instrument shunt is prepared by constant। ठीक है, तो लेसर थर्मल ईएमएफ की क्यों जरूरत पड़ गई, क्योंकि हमने देखा कि दो अलग अलग मेटल्स यूज कर रहे हैं तो उनके टेम्परेचर कोएफिशिएंट में डिफरेंस होने की वजह से
एक थर्मल ईएमएफ जनरेट होगी ही होगी। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे मटेरियल को यूज़ करें कि वहाँ पे थर्मल ईएमएफ कम से कम जनरेट हो। तो डीसी के लिए मैंगनीन बेस्ट होता है और एसी के लिए कॉन्स्टेंट बेस्ट होता है। अब हम देखते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में क्या होता है कि हम एक रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड कर देते हैं अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है। तो इसमें भी एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर m होता है और वो m की वैल्यू क्या होती है, वी एक्सटीरियर अपॉन में वीएम, ठीक है। यानी कि टोटल वोल्टेज अपॉन में मीटर का वोल्टेज। और जो सीरीज रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए m-1 इंटू आर एम, और सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू एज हाई एज पॉसिबल होनी चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी होता है चेंज इन आउटपुट अपॉन में चेंज इन इनपुट, ठीक है। तो चेंज इन आउटपुट तो डेल्टा थीटा होगा, और चेंज इन इनपुट डेल्टा करंट होगा, डेल्टा आई होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा आउटपुट थीटा में मिलता है और इनपुट एम्पियर में मिलता है, ठीक है। तो मेरी सेंसिटिविटी की यूनिट क्या आती है, डिग्री अपॉन एम्पियर या फिर रेडियन अपॉन एम्पियर, ये एमीटर के केस में होगा। अगर वोल्ट मीटर के केस में डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा वी होगा, क्योंकि मेरा इनपुट जो है अब तो वोल्ट मीटर में वोल्टेज के फॉर्म में होगा। तो सेंसिटिविटी की एक यूनिट अगर वोल्ट मीटर में देखें तो डिग्री पर वोल्ट या फिर रेडियन पर वोल्ट होगी। एक सेंसिटिविटी की यूनिट जो होती है वो मैन्युफैक्चरर ही डिसाइड करके देता है, और उस सेंसिटिविटी को हम मेजर करते हैं आर एम अपॉन में वोल्टेज एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम पर वोल्ट, वोल्ट मीटर के लिए, ठीक है। अब इसी आर एम को अगर हम नीचे लेके आए, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1/VFST अपॉन आर एम, और V अपॉन आर क्या होता है, करंट होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1/I फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये भी ओम पर वोल्ट ही होगा इसका भी यूनिट हाउएवर, ठीक है। यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन की करंट अगर बढ़ेगी, यानी मेरा करंट बढ़ेगा तो मेरी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, मेरा करंट कम होगा तो मेरी सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, ये एक क्वेश्चन है। 0 से 10 एम्पियर एमीटर है, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट ऑफ 50 एम्पियर। तो हमको शंट की बताना है वैल्यू, शंट रेजिस्टेंस की बताना है। अगर आर एम जो है मीटर रेजिस्टेंस 2 ओम का है, तो देखो मेरा एम क्या है, हमने बताया था एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल करंट तो 50 एम्पियर है, और मीटर में कितना करंट जा रहा है, मैक्सिमम 10 करंट एम्पियर ही जा सकती है, तो 5 मेरा एम हो गया, ठीक है। आर शंट क्या होगा, आर एम जो कि 2 है अपॉन में m-1, तो 0.5 ओम हो गया, ठीक है। उसी तरह ये भी देख लेना है क्वेश्चन, अब क्या है इसमें डिस्कस करना। अब हम चलते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की तरफ। ओके, एमआई इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। कॉइल में जो सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट होता है उसमें जो चेंज आता है उसी की वजह से एमआई इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेट करते हैं। इट्स कॉइल इज स्टेशनरी, ठीक है। तो एमआई इंस्ट्रूमेंट्स में जो कॉइल होता है वो स्टेशनरी होता है, देयरफॉर इट हैज़ लेसर फ्रिक्शनल एरर, ठीक है। इस वजह से इनमें फ्रिक्शनल एरर कम होता है, ठीक है। इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2 आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। तो डी एल क्या है, ये तो मेरा चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू द आउटपुट, या थीटा कह सकते हैं। और अगर इन जनरल देखें तो जो मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो मेरे आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये हो गया कि जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है ये मूविंग आयरन, ये एसी और डीसी दोनों के लिए वर्क करेगा। इसमें स्प्रिंग कंट्रोल जो होता है वो हम स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है वो स्प्रिंग कंट्रोल यूज़ करते हैं, और एट स्टेडी स्टेट कंडीशन टी सी इज इक्वल टू टी डी होगा, ठीक है।
तो यहाँ से हम देखते हैं के सी थीटा इज इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा होता है, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमको मिलता क्या है कि जो मेरा थीटा है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। थीटा के आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने का मतलब हो गया जो मेरा आउटपुट है वो इनपुट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, यानी कि जो मेरा स्केल होगा वो नॉन लीनियर होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, या फिर क्रैम्प्ड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एम आई इंस्ट्रूमेंट्स के डिसएडवांटेज क्या क्या है? पहला डिसएडवांटेज है कि नॉन लीनियर स्केल है, लो टॉर्क टू वेट रेशियो है, ठीक है। तो टॉर्क टू वेट रेशियो लो होने की वजह से मेरी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर एरर भी हायर होते हैं और स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर जो होता है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी एरर भी ज़्यादा होता है क्योंकि एसी और डीसी दोनों पे वर्क कर रहा है, तो एसी में तो फ्रीक्वेंसी एरर आएगा ही आएगा। तो जो मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें तो वो मेरा होता है 1/f² के रेशियो में, ठीक है। तो इसीलिए देखो क्या है कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, तो मेरा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो कम होने लगेगा, ठीक है। इसी वजह से इसको हम 125 हर्ट्ज से ऊपर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम मिलने लगेगा और ये अनडिज़ायरेबल है। एसी पे वर्क करता है तो हिस्टेरिसिस एरर भी हाई होगा, ठीक है। इस वजह से जो एक्यूरेसी है वो लेस होती है एज कंपेयर टू पीएमएमसी। अब कुछ एडवांटेजेस भी हैं वो भी देखते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि एसी और डीसी दोनों पे काम करेगा, सस्ता होगा और मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होगा और रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है। इसके एप्लीकेशंस देखो, इसे भी हम वोल्ट मीटर और एमीटर में यूज़ कर सकते हैं की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये एसी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। इन एम आई इंस्ट्रूमेंट्स एडी करंट डैम्पिंग टेक्निक इज नॉट परफॉर्म, क्योंकि पीएमएमसी में हम एडी करंट यूज़ करते हैं डैम्पिंग के लिए, लेकिन एम आई इंस्ट्रूमेंट में हम एडी करंट डैम्पिंग को नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि द प्रोड्यूस्ड एडी करंट विल डिस्टॉर्ट द वीक ऑपरेटिंग फील्ड, ठीक है। तो जो एडी करंट जनरेट होगा वो ऑपरेटिंग फील्ड को डिस्टॉर्ट करेगा, ख़राब करेगा। और एम आई इंस्ट्रूमेंट्स को 125 हर्ट्ज के ऊपर भी हम लोग यूज़ तो करते नहीं हैं, राइट। इसका सर्किट सिंबल देखो, बस एक इंडक्टेंस भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह इम्पिडेंस के टर्म में हम बात करेंगे, ओके। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ये ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट भी कहलाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा हुआ। तो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर हमारे ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होंगे एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट एज कॉइल आर एयर कोल्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में जो मेरा कॉइल है वो एयर कोल्ड होता है, आयरन कोर नहीं है। अब जब आयरन कोर हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो हम हिस्टेरिसिस और एडी करंट से बच जाएंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इसको हम इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर या ईएमएमसी भी बोलते हैं, ठीक है। ईडीएम को ईएमएमसी भी टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल बोल देते हैं इसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इंडक्टेंस का वो फॉर्मूला है कि अगर दो इंडक्टेंस सीरीज में जुड़ते हैं तो टोटल इंडक्टेंस L1 प्लस L2 प्लस 2M के बराबर होगा, और माइनस के केस में भी होता है वो, ठीक है। तो हम यहाँ से जो होता हम देखते क्या है कि जो मेरा डी एल बाई डी थीटा है, ठीक है, वो हमें मिलता है 2dm/d थीटा के बराबर, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होगा वो देखते हैं। इसका यूज़ होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में। तो हमको पता था, हमने देखा था मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में वन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता था 1/2 आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा, ठीक है। या फिर इसको हम ये भी कह सकते थे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है 1/2 × I × I dl/d थीटा कह सकते हैं ना। आई स्क्वायर को ऐसे बस सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब देखो ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि एक मूविंग कॉइल होता है और एक
करंट कॉइल होता है, ठीक है, पोटेंशियल कॉइल होता है, करंट कॉइल होता है। तो करंट मेरी दो हिस्से में डिवाइड हो रही है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग I1 एंड I2, ठीक है। और dl बाई डी थीटा को तो 2dm बाई डी थीटा हम लिख ही सकते हैं। तो ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में जो मेरा एक्चुअल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ I1 I2 dm बाई डी थीटा, ये 2 से 2 क्योंकि कट जाता है, ओके। सो ईडीएम वर्क्स ऑन चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस, वेयर एज MI वर्क्स ऑन चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि साइनोसोडल इनपुट अगर होगा, ठीक है, तो मेरा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा वो आएगा I1 I2 cos phi, दैट इज दिस phi dm बाई डी थीटा, ओके। क्योंकि देखो यहीं से आ रहा है I1 I2 dm बाई डी थीटा है, बस इसमें एक cos phi बस जुड़ जा रहा है, राइट। I1 I2 cos phi dm बाई डी थीटा, ये होता है मेरा एवरेज TD। दो केस क्या होता है, पहले केस में क्या होता है कि मेरा जो I1 करंट है और जो I2 करंट है वो सेम है, तो हमें टोटल करंट I मिल गई, मतलब I मान लेते हैं अगर एक ही करंट I1 में भी है और I2 में भी है, तो उस केस में जो मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। और इस केस में अगर करंट सेम हो गई तो मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा और हम उस समय अपने उस डिवाइस को एमीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है AC और DC दोनों की तरह वर्क कर सकते हैं। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर का ये भी मतलब है कि जो मेरा स्केल होगी वो नॉन लीनियर होगी, ठीक है। तो अच्छा करंट कैसे सेम होगी, तो देखो अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें अपने दोनों कॉइल्स को, मूविंग कॉइल और फिक्स्ड कॉइल को, ठीक है, तो I1 करंट इससे होते हुए I लोड में चली गई, एमीटर की तरह यूज़ की। केस 2 क्या होगा कि अगर मेरा I1 करंट और I2 करंट की वैल्यू जो है वो V अपॉन RS के बराबर हो जाए, ठीक है, तो उस केस में जो मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो ये AC और DC दोनों के लिए वर्क करेगा, ठीक है, और एज वोल्ट मीटर वर्क करेगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस, फिर वो थोड़ा PDF में पेजेस के इशू हो गए थोड़े ऊपर नीचे। हाँ, तो देखो मेरा थीटा जो है वो V स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो क्या एज अ वोल्ट मीटर यूज़ कर सकते हैं, AC और DC दोनों पे वर्क करेगा और स्केल मेरा जो है वो नॉन लीनियर स्केल ही होगा। अच्छा, तो हमने क्या बोला कि मेरा I1 और I2 जो है वो V अपॉन में RS के इक्वल होना चाहिए, वो कैसे होगा, तो देखो क्या करते हैं कि जो हम लोड है, लोड को पहले तो पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने फिक्स्ड कॉइल निकाला, ठीक, और फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल यहाँ पे सीरीज में ही जुड़े हैं, और मूविंग कॉइल के सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, राइट। तो क्या होता है कि टोटल वोल्टेज ये है मेरा, ठीक है, और टोटल वोल्टेज और इसमें करंट कितनी जाएगी, टोटल वोल्टेज यहाँ पे भी तो वही वोल्टेज आएगा क्योंकि पैरेलल में है, और जो रेजिस्टेंस है उस प्रोपोर्शन में करंट आ जाएगी। तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू V अपॉन RS हम लेते हैं और हमको एज अ वोल्ट मीटर यूज़ कर सकते हैं उस केस में। तीसरा केस क्या है कि मेरी I1 में करंट I होगी और I2 में जो करंट है वो V अपॉन RS होगी। उस केस में हम देखते हैं कि मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है एवरेज वो होगा I इंटू वी अपॉन RS इंटू कॉस फाई DM बाई डी थीटा, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है TD एवरेज इज इक्वल टू VI cos फाई अपॉन में RS TM बाई डी थीटा। तो VI cos फाई क्या होता है, VI cos फाई जो है
वो एवरेज पावर ही तो है। तो इसका मतलब मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो एवरेज पावर के बराबर होता है। इस केस में एसी और डीसी दोनों के लिए तो वर्क करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पे अब मेरा जो डिफ्लेक्शन है वो पावर को शो कर रहा है, तो ये एज अ वॉट मीटर यूज होगा। ठीक है, ओके। अब ऊपर देखते हैं क्योंकि पीडीएफ में ऊपर नीचे हुआ है कुछ। तो अब मेरा आउटपुट जो थीटा है वो एवरेज पावर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हमारा जो स्केल होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा। ठीक है, अब फिगर से समझते हैं। जो मेरा फिक्स्ड कॉइल होता है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वॉटमीटर में, उसमें हम क्या करते हैं, अपने फिक्स्ड कॉइल को दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, और मेरा मूविंग कॉइल या पोटेंशियल कॉइल तो वैसा ही है। तो इसको जो फिक्स्ड कॉइल है उसको हम करंट कॉइल बोलेंगे यहाँ पे, और जो मेरा मूविंग कॉइल था उसको हम पोटेंशियल कॉइल बोल देंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल कॉइल से जो करंट होके जा रही है वो V अपॉन में RS के बराबर है, और I1 करंट जो है वो मेरी होते हुए लोड में जा रही है। पहली चीज ये समझना है, एयर कोर होता है, CC इज फॉर करंट कॉइल, PC इज फॉर पोटेंशियल कॉइल और मूविंग कॉइल। अब इसमें एक चीज और देखना है कि यहाँ पे जिस जगह पे करंट जो है मेरी टोटल करंट वो मूविंग कॉइल और फिक्स्ड कॉइल में बट रही है, उस पॉइंट को हम M और C से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को हम L और इस पॉइंट को हम V से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, आगे समझाते हैं। ठीक है, तो M जो है, M स्टैंड्स फॉर मेन। ठीक है, एंड L स्टैंड्स फॉर लोड। तो ये पॉइंट मेरा मेन है, ये पॉइंट मेरा लोड है। ठीक है, C स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज। तो V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज एंड C स्टैंड्स फॉर कॉमन। आगे समझेंगे क्या मतलब है। तो जो वॉट मीटर है वो एवरेज एक्टिव पावर मेजर करता है, राइट। फिक्स्ड कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ द लोड। जो फिक्स कॉइल है या जो करंट कॉइल है वो लोड से सीरीज में कनेक्ट होता है और मेजर करता है लोड करंट को। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज करंट कॉइल। ओके, इट हैज़ लो रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि भाई पूरा लोड करंट लेना है तो रेजिस्टेंस कम होगा। मेड अप ऑफ थिक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर। ठीक है, एंड द टर्मिनल्स ऑफ करंट कॉइल्स आर M and L, that is main and load. मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। ठीक है, मूविंग कॉइल को हम सप्लाई के अक्रॉस भी कनेक्ट कर सकते हैं या तो लोड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं अक्रॉस में, मतलब पैरेलल में। एंड मेजर्स वोल्टेज। तो मूविंग कॉइल का काम वोल्टेज मेजर करना है, इसलिए इसको पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। अच्छा, पोटेंशियल कॉइल इज मेड अप ऑफ थिन कंडक्टर हैविंग हाई रेजिस्टेंस। तो जो RS लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, और वो थिन कंडक्टर से बना होगा। जो पोटेंशियल कॉइल के टर्मिनल्स हैं वो C और V हैं, दैट इज कॉमन एंड वोल्टेज। टू प्रिवेंट द सैचुरेशन ड्यू टू हाई लोड करंट। ठीक है, करंट कॉइल जो है वो एयर कोर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, एयर कोर बनाते हैं। इसी वजह से हिस्टेरिसिस और एडी लॉस भी नहीं होता इसमें। ठीक है, अब देखो समझते हैं। हमने कहा कि जो मेरा पोटेंशियल कॉइल है वो लोड के क्रॉस भी लगा सकते हैं और सप्लाई के क्रॉस भी लगा सकते हैं। देखो, तो समझ गए ये चीज, कोई देख नहीं रहा भाई, हमें ही समझना है। ओके, टू प्रिवेंट द, हाँ ठीक है। अब देखते हैं, देखो दो सिनेरियो बनते हैं। अगर मेरी जो लोड करंट है वो कम है, ठीक है, जैसे 10 एम्पियर है, तो वो मेरा करंट कॉइल से होके गुजर जाएगा आराम से, क्योंकि लो लोड करंट है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे MC शॉर्ट शंट। MC शॉर्ट शंट, ठीक है। और अगर मेरा हाई लोड करंट है, ठीक है, तो उस केस में हम अपने करंट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। कैसे करवाएंगे बताते हैं। हाई लोड करंट के लिए हम यूज़ करेंगे LC शॉर्ट शंट। ठीक है, समझते हैं, बताते हैं। Compensation coil has equal number of turns of current coil
एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ वोल्टेज कॉइल। तो एक कंपनसेटर कॉइल भी हम लगाते हैं, उसमें उतने ही नंबर ऑफ टर्न होते हैं जितने कि करंट कॉइल में होते हैं, और वो वोल्टेज कॉइल के सीरीज में लगता है। ठीक है, यानी लगेगा तो पोटेंशियल कॉइल में सीरीज में, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो करंट कॉइल के बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा एलसी और एमसी शॉर्ट शंट समझ लेते हैं। हमने कहा कि करंट कम है, ठीक है, हाँ ये है, हम गलत फिगर ही दिखा दिए पीछे, ये फिगर था ना। तो यहाँ पे इस समय ये वो सप्लाई के पैरेलल में है, सप्लाई के क्रॉस लगा है, और अगर हम इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लोड के पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो देखो क्या है कि अगर मेरी करंट कम है, ठीक है, तो हम वहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे थे, फिर से एक बार थोड़ा सा क्या लिखा था, एमसी शॉर्ट शंट यूज़ कर रहे थे। ठीक है, लोड करंट अगर कम होगी तो। अच्छा देखते हैं एमसी शॉर्ट शंट। तो देखो एम मेरा यहाँ पे है, अब जो करंट है एमसी शॉर्ट शंट यही होता है, तो अब मेरा जो करंट है वो सीधे जाएगा आराम से और बटेगा नहीं। एमसी शॉर्ट शंट है ना, हमने उसमें क्या दिखाया था कि लो लोड करंट है तो मेरे दोनों करंट कॉइल से होते हुए आराम से लोड में करंट चला जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मेरा लोड करंट हाई है तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, मेरा लोड करंट अगर बहुत हाई है तो हम क्या करेंगे कि इस एम को, जैसे ये है ना, ये जो यहाँ से कनेक्शन जा रहा था ऐसे था, इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, एल पे जोड़ देंगे। तो अब जो है मेरी करंट है हाई लोड करंट है ना, तो फिर वो आगे जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी कुछ इधर चली जाएगी, और काम अपना हो जाएगा। याद क्या रखना है इसमें, हमको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर लो लोड करंट है तो एमसी शॉर्ट शंट, और अगर हाई लोड करंट है तो एलसी शॉर्ट शंट। ठीक है, देखो इसमें हम एक चीज़ और यूज़ करते हैं कि जो करंट कॉयल है वो एयर कोर तो होता ही है, और बाईफिलर वाइंडिंग यूज़ करते हैं ताकि हम न्यूट्रलाइज कर दें किसी भी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट या फिर स्ट्रे फील्ड इफेक्ट को। ठीक है, इसको हम रीड कैसे करते हैं, सर्किट सिंबल, एक करंट कॉयल है, एक पोटेंशियल कॉयल है, एम सी वी और एल, और अगर एम सी है तो ऐसे, और अगर एल सी होगा तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, एल, ये तो एम यहाँ रहेगा, ये सी मेरा यहाँ आ जाएगा, ये भी मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पावर हम मेजर कैसे करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो हम पावर मेजर करते हैं वो हम करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में, वोल्टेज लेते हैं पोटेंशियल कॉइल का, करंट लेते हैं करंट कॉइल का, और कॉस फाई जो है मेरा वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का कॉस लेते हैं। ठीक है, यानी पावर फैक्टर। तो देखो वाट मीटर रीडिंग कैसे हम लेते हैं, जैसे 400 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे लोड है 3 ओम और 4 ओम। अब इसका हमको क्या करना है, रीडिंग फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो क्या है, P इज इक्वल टू वी पी सी आई सी सी कॉस फाई है, तो वी पी सी कितना था, 400 वोल्ट था। ठीक है, अब हमको करंट आई सी सी निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी, तो V अपॉन में Z, यही तो होता है, और यानी कि इसका इम्पिडेंस निकालना पड़ेगा। तो इम्पिडेंस हमने निकाला 400/3 + J4, और वो आया, एंगल वैंगल सब निकाल लिया है यहाँ पे सर ने, tan इनवर्स 4/3 वगैरह करते करते 400 एंगल 0 ये वो, तो करंट मेरी 80 एम्पियर की आ गई, और जो ये लैग कर रही है -53 डिग्री से वो अलग। तो अब हमको पावर निकालना है, तो पावर कितना है, 400 जो कि वोल्टेज था पोटेंशियल कॉयल का, करंट हो गया 80, और फाई मेरा 53.13 आया था,
तो cos 53.13 डिग्री से सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो मिल जाएगा हमें। ठीक है, अच्छा एक और फार्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू C2 रेशियो इंटू PT रेशियो इंटू VI cos phi। करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो टर्न्स रेशियो की बात हो रही है क्या, PT रेशियो। ठीक है, ये मैंने एक्चुअली मुझे किसी क्वेश्चन में मुझे ये फार्मूला दिखा होगा, ये अभी ऐसे तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, चलो देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसी में एक केस ये बनता है कि अगर मेरा जो पोटेंशियल कॉइल है वो अभी तक क्या होता था, वो ऐसे आके जुड़ा होता था, यहाँ पे ये नहीं जुड़ा होता था, राइट। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे लोड के रिएक्टिव एलिमेंट से ही मेरा पोटेंशियल कॉइल जुड़ा हुआ है। इस केस में क्या होगा, ठीक है, तो इस केस में ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए मोटा मोटा सिर्फ ये समझना है कि हमारा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वॉट मीटर जो है वो पावर ही नहीं मेज़र करेगा। क्यों नहीं मेज़र करेगा, क्योंकि जो एंगल बन रहा है प्योर इंडक्टर में क्या होता है, ये मेरी अगर वोल्टेज होता है, सॉरी अगर ये मेरी करंट होती है तो ये मेरा वोल्टेज होता है। करंट मेरी 90 डिग्री से लैग करती है प्योर इंडक्टर में, राइट। तो VI cos phi मेरा 0 आएगा। यहाँ लिखा भी है कि when the potential coil is connected across the reactive component either L or C, then the reading of the wattmeter is 0 because reactive component consumes reactive power only। ठीक है, एक्टिव पावर तो मेजर करेंगे नहीं, और मेरा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो था TD वो एवरेज निकाल रहे थे, वो एक्टिव पावर मेजर करता है VI cos phi, राइट। गुड। So Blondel's theorem I will continue this in a new video. Thank you guys.